समझ में आ जाएगा. ओके, Coulomb's law, right? Coulomb's law represent force between two charges, and that exclusively for the point charges, right? It is not like एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इनके बीच में हम Coulomb's law लगा दे. That's not valid. The Coulomb's law is valid only and only for the point charges, right? So accordingly we define the Coulomb's law in the same manner, right? Electric force of interaction, electric force of interaction, जो कि इंटरैक्शन में कैसे कैसे अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है. इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to product of charges is directly proportional to product of charges, okay, and inversely proportional to square of distance between them. Good evening. Right? What does it mean? If 2 point charges are placed Q1, Q2, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? जो सिंबल हम यूज करते हैं Q, जिसमें स्मॉल q या कैपिटल Q, जनरल जो सिंबल यूज होते हैं, बट इट इज नॉट ए मैंडेटरी सिंबल कि हम Q से ही रिप्रेजेंट करें, किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक जनरल कस्टम है कि ऐसा करते हैं. इनके बीच का डिस्टेंस हो गया R. सो F इज इक्वल टू, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. एक बार ये नोट करो आप, मैं आगे एक्सप्लेन करूँ. राइट, ओके, राइट. देखो, जब भी कहीं प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है. सिमिलरली यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, राइट? एक बार समझना फिर बाद में नोट करना. एक कांस्टेंट आ गया K Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K is constant of proportionality, where K is constant of proportionality. राइट? अब याद करो, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता था. व्हाट वाज दैट? डर क्यों रहे हो, इतना तो आता है सबको. G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. ये लॉ और ये लॉ सिमिलर है. इन दोनों लॉ को ही हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं. टोटल 3 है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ. एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर ग्रेविटी, एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. जब हम आगे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से आएगा, राइट? इसमें ये प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है. इस G को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? दिस G is called universal gravitational constant. Why it is called universal? Why it is not simply called as gravitational constant? ठीक है, हम लोग तो बोल देते हैं gravitational constant, but it is actually universal gravitational constant. इसको universal gravitational constant इसलिए बोला जाता है कि whatever the situation may be, it will always remain the same. ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी, चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, किसी तरह से भी हो. That's why it is called universal. ठीक है, ऐसे ही एक और यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, दैट्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज R. ओके, सो व्हेनेवर वी यूज द वर्ड यूनिवर्सल, दैट मीन्स द कांस्टेंट इज अप्लाइड एट एनी स्टेट व्हाटसोएवर इज इट. ओके, यहाँ पे ये जो K है ये कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं है. ठीक है, तो उस लॉ में और इस लॉ में ये बेसिक डिफरेंस है. दिस K इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट. दिस K डिपेंड ऑन अ पैरामीटर. किस पैरामीटर पे?
डिपेंड करता है? K डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस, मीडियम बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? लाइक एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जो इंटरवेनिंग मीडियम है वो मैटर करता है। कुछ मीडियम है वो थोड़ा कम इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलाउ करते हैं, कुछ मीडियम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलाउ करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलाउ करेगा उसमें फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, जो कम इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलाउ करेगा उसमें कम फोर्स हो जाएगी। सबसे ज़्यादा किस में होता है? दैट इज इन वैक्यूम, दैट इज फ्री स्पेस, राइट? वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन एक सिंबल आप लोगों ने यूज किया होगा, जनरली जिनके पास मैथ्स है वो जानते हैं, दैट इज यूज्ड एज ए बिलोंग्स टू करके। ठीक है, ये इसको नाम होता है एप्सिलॉन, राइट? बुक्स में हम देखेंगे ये थोड़ा ऐसे स्टाइलिश सा बना होता है, राइट? और एक ऐसे होता है, ये छोटा एप्सिलॉन होता है, ये बड़ा एप्सिलॉन होता है। तो हमें ऐसा बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो हम ऐसे बना देते हैं, राइट? बट बुक्स में आप देखोगे तो इस टाइप से मिलेगा, राइट? ये एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लाइक जो मैं आपको बोल रहा था, कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ज़्यादा अलाउ करते हैं, कुछ कम अलाउ करते हैं। तो कौन कितना अलाउ करता है वो इस परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है? एंड इसकी टोटल वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 एंड दिस इज डिफाइंड फॉर फ्री स्पेस। एज आई टोल्ड यू इट मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है। तो ये वैल्यू किसके लिए? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम, exclusively for vacuum, but we can apply it for air also. But conceptually it is not correct for air, but mathematically the value is almost same, so we can apply it for air also, right? Epsilon naught called as electric absolute electric permittivity of free space। ये फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है एंड दिस इज इक्वल टू 8.854 into 10⁻⁻12। दिस इज द वैल्यू ऑफ इट, राइट? इतना समझ में आ गया? यहां तक कुछ पूछने? नहीं, बाद में नोट कराता हूं मैं। फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट इज द डिफरेंस। यहां पे हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, नीचे जीरो लगाया तो कॉल्ड एज नॉट, और यहां पे हम एप्सिलॉन लिखते हैं, ठीक है? एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम, व्हाटसएवर द मीडियम मे बी, राइट? Epsilon is called electric, absolute electric permittivity of medium, absolute electric permittivity of medium, correct? अब फर्दर आता है where epsilon is equal to epsilon naught epsilon r, ठीक है? यानी ये उससे रिलेटेड है, किस तरह से? epsilon naught epsilon r करके, ओके? अभी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, जस्ट फोकस इट, फिर थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। epsilon r is called relative permittivity of medium, right? And epsilon r is epsilon upon epsilon naught।
इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, ऑलवेज, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. 1 फॉर व्हाट? फ्री स्पेस. फ्री स्पेस के लिए 1 हो जाती है, राइट? ठीक है, अब एक बार नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है ना? इतना ही था ना? देखो, अगर दो मासेस हैं कोई भी, इनके बीच में फोर्स सपोज 40 न्यूटन है. सपोज ये मासेस के बीच में एयर है तो भी फोर्स 40 न्यूटन, वाटर है तो भी 40 न्यूटन, कोई और लिक्विड है तो भी 40 न्यूटन, कोई और मीडियम है तो भी 41 न्यूटन, राइट? क्योंकि ये किसी भी सिस्टम पे डिपेंड करता ही नहीं है, किसी भी. जो इनका कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी थिंग है. अब अगर मैं दो चार्ज रखता हूं, राइट, ओके, सपोज इन दोनों के बीच में फोर्स 80 न्यूटन है एयर में, देन व्हाट हैपन्स, वाटर में इनको डालते ये फोर्स लगभग 1 न्यूटन हो जाती है. सेम पोजीशन पे सेम चार्ज, अगर इनको हवा में रखते हैं तो फोर्स 80 न्यूटन है और पानी में डालेंगे तो लगभग 1 न्यूटन हो जाएगी, 1 से भी कम हो जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे. मीडियम चेंज हो गया. व्हाट डज इट मीन? एयर अलाउ ग्रेटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन द वाटर. वाटर डज नॉट अलाउ दैट मच इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज मच एयर अलाउस. ठीक है, या फ्री स्पेस अलाउस. ओके, तो अगर मैं इसको देखूं सिंपली कूलम्स लॉ को, एफ नॉट, वी आर यूजिंग द वर्ड फॉर द एयर, तो एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं, ये पूरी की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज फ्री स्पेस, राइट? अब अगर मैं मीडियम में बात करूं तो मीडियम में एप्सिलॉन नॉट इज यूज्ड ओनली फॉर द एयर. फॉर एनी अदर मीडियम नॉट वर्ड यूज, नॉट हटा देते हैं तो इट बिकम व्हाट? सिंपली एप्सिलॉन. सो हाउ यू विल राइट? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. फिर एप्सिलॉन को हम फर्दर पार्ट कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. द एप्सिलॉन इज व्हाट? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड एप्सिलॉन आर. Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. फिर इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो क्या होती है? 9 × 10⁹. सो मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूं? 9 × 10⁹ अपॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 upon r square, right? And this further part is as good as F naught. So this is F naught upon क्या बचा? Epsilon r, right? Epsilon r is called what? Relative permittivity. एक वर्ड होता है absolute, एक वर्ड होता है relative. What is the difference between the two words? Like मैंने 2-3 जगह लिखा absolute permittivity, एक जगह लिखा relative permittivity. What is difference between them, right? Like suppose एक आदमी है 80 न्यूटन, एक आदमी है 40 न्यूटन, एक आदमी है 20 न्यूटन. ठीक है? So 40 Newton is 2 times heavier than the 20 Newton. So that is relative measurement. ठीक है? The weight of this person is twice of that person. The weight of this person is twice of that person. Like ऐसे 80 Newton will be called as weight of this person is 4 times of that person. So यहाँ 2 और 4 क्या है? Relative measurement. उसकी लंबाई उससे डबल है. So that is a relative measurement. ये 20 है, ये 40 है, ये 80 है, that is absolute measurement. जब हम absolutely define करते हैं यानी पूरा properly तो हम बोलते हैं absolute. जब हम relatively define करते हैं तो that is a relative quantity. ठीक है? इसी लाइन में मैं एक चीज़ बताता हूँ. आप लोग टेम्परेचर पढ़े हैं ना 11th में? One is called absolute temperature,
अदर्स आर नॉट कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कौन सा होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर? Kelvin. Kelvin is called absolute temperature. Degree Celsius is not called absolute temperature. Why? डिग्री सेल्सियस की जो मेजरमेंट होती है वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से शुरू होती है, तो वहाँ पे एक रेफरेंस होता है. तो जब हम किसी रेफरेंस से काम करते हैं तो वो एब्सोल्यूट नहीं होता. ठीक है, लाइक डिग्री सी में नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है. केल्विन में नेगेटिव एग्जिस्ट करता है? नहीं करता. व्हाट डज दैट -20 डिग्री सी मीन्स? जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, दैट इज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द टेम्परेचर इज बिलो दैट बाई 20 डिग्री सी. तो ये क्या है? रेफरेंस से है. तो -20 डिग्री सी इज नॉट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर. -20 डिग्री सी एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है. तो इसलिए जब हमें केल्विन की बात करनी होती है तो हम एब्सोल्यूट स्केल की बात करते हैं. एनीवे, यहाँ पे रिलेटिव का वर्ड का मतलब समझ में आया? ओके. इफ आई से फॉर वाटर epsilon r is 81, what does it mean? How you will say in language? ये नहीं, ये तो मैं भी बता दूंगा. इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 81 टाइम्स है. 81 है नहीं, वाटर की परमिटिविटी फ्री स्पेस का 81 टाइम्स है. वाटर की परमिटिविटी फ्री स्पेस का 81 टाइम्स है. तो फोर्स कितना हो जाएगा वाटर में? वाटर में फोर्स कितना हो जाएगा? 1/81 टाइम्स. ठीक है, यहां पे देखो ये नीचे आ रहा है ना, तो पानी में फोर्स कितना हो जाएगा? 1/81 टाइम्स. तो जितना किसी मीडियम की परमिटिविटी बढ़ती जाएगी उतना फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. ठीक है, जितनी परमिटिविटी बढ़ती जाएगी उतना फोर्स कम होता जाएगा. अंडरस्टूड? राइट? ठीक है. फॉर वाटर दिस, फॉर कंडक्टर या फॉर मेटल्स एप्सिलॉन आर इज इनफाइनाइट. इसका मतलब मेटल्स में दो चार्ज के बीच में फोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0. तो मेटल्स में दो चार्जेस के बीच में फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, राइट? इतना बात समझ में आई? ओके, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं. एयर में बहुत सिंपल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², विच कैन बी कॉल्ड एज, हम सीधे सीधे फॉर्मूलों में ऐसे यूज कर सकते हैं. अगर हमें क्वेश्चन में कहीं भी मीडियम मेंशन नहीं है तो वी विल ऑलवेज टेक एयर. बाय डिफॉल्ट इट इज एयर. ठीक है. नाउ अब आप बोलो फोर्स इन मीडियम कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R². ठीक है. एंड एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. ई मत बोलो, कोई भी टीचर पकड़ के फिर डांटेगा. मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो मैनेज हो जाएगा. ठीक है, दूसरे कोई टीचर पकड़ के डांट देगा. बोलो एप्सिलॉन पूरा क्या हो गया, धीरे धीरे सीख जाओगे. राइट? तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन करूंगा फिर तुम गलती करोगे. ओके, सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R². इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R² एंड देन एप्सिलॉन आर. राइट? ठीक है. और सिंपली कोई दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस r है, देन फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन आर. राइट? इतना समझ में आ गया? ओके.
ये दो चार्जेस है, बीच में कुछ डिस्टेंस है Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स 40 न्यूटन है, राइट। हमने इनको एक लिक्विड में प्लेस कर दिया, एक लिक्विड में प्लेस कर दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, ठीक है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है। उसमें फोर्स कितनी हो जाएगी? 20 न्यूटन, राइट। एग्रीड? तने, आस्था, मोना? जितनी परमिटिविटी होती जाएगी फोर्स उतने से डिवाइड होती जाएगी, राइट। सो दैट इज 1/ε r टाइम्स ऑफ फ्री स्पेस। डन? कुछ पूछना है? नहीं, अभी दिखा रहा हूं। इतना समझ में आ गया? ओके। वाटर के लिए ये ε r कितना होता है? 81 न्यूटन, राइट। मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा आती नहीं, कुछ गलती हो जाए तो इसलिए माइंड मत करना। बट हम लोग पढ़ते हैं कि सॉल्ट को पानी में डालें तो वो आयनाइज हो जाता है, NaCl, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। वाई दिस हैपन? ठीक है, एक NaCl जो कंपाउंड है इसमें एक Na होता है, एक Cl होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये बाउंड होते हैं। और ये कौन सी फोर्स है? कूलम फोर्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये उस फोर्स की वजह से बाउंड होते हैं, राइट। जैसे ही हम इनको पानी में डालते हैं तो फोर्स कितना रह जाता है? पानी के लिए कितना फोर्स कितना हो जाता है? 1/81। मान लो अगर इनके बीच में 400 न्यूटन फोर्स था, सोचो तो कितना रह गया? लगभग 5। सो दैट मच ड्रास्टिक रिडक्शन इन फोर्स अलाउ देम टू सेपरेट। फोर्स रिड्यूस हो गई बहुत ज्यादा, तो क्या हो गया? ये सेपरेट हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। जो आयनाइजेशन है वो होता है, ठीक है। इस पूरे एपिसोड में मैं पिछले 10 मिनट में एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया तो? जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। हर एक मीडियम में सेम नहीं होती, हर एक मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम परमिटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। उस इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स कितनी है। किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है एयर के कंपैरिजन में कितने टाइम्स परमिटिविटी है। इफ आई से दैट a liquid has relative permittivity 10, that means the electric permittivity of that liquid is 10 times of air, 10 times of air. So the force will become 1/10 times of air. Force will become 1/10 times of air. Clear? कोई doubt? Right. अभी आगे चलते हैं। राइट, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो जिनमें करंट पास हो जाता है, इंसुलेटर वो जिनमें करंट पास नहीं होता। इंसुलेटर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक और वर्ड यूज होता है कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक। क्या वर्ड यूज होता है? डाइलेक्ट्रिक, राइट। इसको हम इज also known as dielectric constant, is known as dielectric constant, and denoted as capital K, right। हम एप्सिलॉन r को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ऐसे ही एप्सिलॉन r की जगह हम कैपिटल K यूज कर सकते हैं, और जब हम कैपिटल K लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक मींस एन इंसुलेटिंग मीडियम एंड द कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, ठीक है।
किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम का कांस्टेंट, क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो इसलिए सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए वैलिड होता है, कंडक्टिव मीडियम के लिए तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको दूसरा नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। ओके, दैट इज एफ फोर्स इन मीडियम, force in medium Fm is equal to F naught by K, where F naught is force in free space. F naught is force in free space. हम मोस्ट ऑफ द टाइम एप्सिलॉन आर की जगह कैपिटल के यूज करते हैं, तो कहीं पे एप्सिलॉन आर यूज कर रहे हैं या कैपिटल के यूज कर रहे हैं, इट इज मोर और लेस द सेम थिंग। फॉर वाटर K is equal to 81 and for metals K is equal to infinite। ये दो हमें मालूम होते हैं और बाकी कुछ भी होता है तो दिया होता है, बाकी कहीं भी कुछ होगा तो वो हमें दिया हुआ होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। सीधे एयर में तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बाकी मीडियम में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस इतना सा अगर याद रहेगा तो हो जाएगा काम। ओके, हो गया। नाउ लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ऐसी कोई चीज हमने ग्रेविटेशनल लॉ में नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ इज यूनिवर्सली वैलिड, कूलम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सली वैलिड, राइट। बट ये सेम लिमिटेशन ग्रेविटेशन में भी अप्लाई होती है, जो मैं अभी बता रहा हूं, सेम लिमिटेशन। ओके, कूलम्स लॉ is defined only for point charges. Coulomb law is defined only for point charges, right? But it can be extended to uniform spherical charge distribution for a point outside sphere. ठीक है, एक्सक्लूसिवली पॉइंट चार्ज के लिए है, बट हम किसके लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, स्फेरिकल बॉडीज के लिए। हमने ग्रेविटेशन में क्यों नहीं पढ़ी ये लिमिटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन में सारी बॉडीज स्फेरिकल ही थी, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट थे वो क्या थे, स्फेरिकल, तो इसलिए तुमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट ग्रेविटेशनल लॉ इज ऑल्सो वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। ओके, can be extended to uniform spherical charge distribution for a point outside sphere, यानी हम जहां पे फोर्स निकाल रहे हैं वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, स्फीयर के बाहर होना चाहिए, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड स्फीयर। और इस केस में, इन दिस केस, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, और जब हम इसको स्फेरिकल बॉडी के लिए करेंगे
तो डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे? सेंटर ऑफ स्फीयर से। समझ गए? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। हो गया? हो गया बच्चों? नाउ प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है जो ग्रेविटेशन फोर्सेस की है। फर्स्ट, these are कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद आया ऐसा कोई वर्ड यूज होता था? डिफाइन कर सकते हो? काफी पुरानी बात है, कोई डिफाइन कर सकता है? आकांक्षा तू बड़े इस्माइल से बोली थी पोता। हाँ, क्या बोला था? विच डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। नहीं, फोर्सेस कभी पाथ वाथ पे डिपेंड नहीं करती। द वर्क बाय विच फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड इफ द वर्क डिपेंड ऑन पाथ इट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने 11th क्लास में जो पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी थी? फ्रिक्शन फोर्स। और एक और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी थी? विस्कस फोर्स। ठीक है, वो भी नॉन कंजर्वेटिव। डिस्कस फोर्स क्या थी? फ्रिक्शन इन फ्लूइड, राइट? तो ये भी एक और कंजर्वेटिव फोर्स ऐड हो गई सिस्टम में। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ऐसे ही ये है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेकेंड, these are central forces. What does the central force means? Act along line joining sector. ठीक है, that is act along line joining centers, right? So it is like this, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है। तो जो फोर्स होगी, अगर मैं अट्रैक्टिव फोर्स ड्रॉ करूं तो इस लाइन के अलोंग होगी। ठीक है, कोई एग्जांपल जो सेंट्रल ना हो? ग्रेविटेशनल इज सेंट्रल। ठीक है, इसकी और ग्रेविटेशनल फोर्स की सारी प्रॉपर्टी सेम है एक्सेप्ट टू। वन, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी होती है। दूसरी, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती और ये मीडियम पे डिपेंड करती है। हाँ, एनीवे, एनी एग्जांपल ऑफ ऐसी फोर्स जो सेंट्रल नहीं हो? नॉन सेंट्रल फोर्स नहीं, फ्रिक्शन सेंट्रल है। फ्रिक्शन इज मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट? दैट इज न्यूक्लियर फोर्सेस। सुने? न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन टू न्यूक्लियंस, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस होती है न्यूक्लियर फोर्सेस, वो नॉन सेंट्रल फोर्सेस होती है। ठीक है, तो नॉन सेंट्रल फोर्सेस में आ जाता है न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, टोटल फोर्सेस कितनी डिफाइन होती है? फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल ये सेंट्रल फोर्सेस है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस में दोनों नॉन सेंट्रल है। ओके, थर्ड, these are always in action reaction pair. These are always in action reaction pair, और ये आप लोग सब जानते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ए ने बी पे लगाया तो बी ए पे लगाएगा, तो मतलब ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि फोर्स कभी सिंगल एग्जिस्ट करती ही नहीं है, फोर्स हमेशा पेयर में होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं होती, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 4-5 लिखने के लिए एक नंबर बढ़ जाता है और कुछ नहीं। बट ये अंडरस्टूड प्रॉपर्टी हमेशा ही होती है, ऐसी कोई फोर्स नहीं आप बता सकते जो एक्शन रिएक्शन में पेयर में ना हो। ठीक है, फोर्थ, मे बी अट्रैक्टिव
एज वेल रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। एंड द लास्ट, डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस। राइट, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस नहीं भी आया हो ना तो एक बार पढ़ना, एक बार रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही जो प्रॉब्लम है वो है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, वो मल्टीपल टाइम्स एप्सिलॉन एप्सिलॉन, बस वो समझ में आ जाएगा तो बाकी कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल लॉ है। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो 11th क्लास से शुरू से बोलता आ रहा हूँ, फिजिक्स बहुत आसान है। ठीक है, बोला था ना 11th क्लास के फर्स्ट डे, आज तक लगी कभी मुश्किल? हो गया, राइट। चलो, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो नहीं थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी मेरे से पूछ लेना, ओके। और जिन्होंने पढ़ा था उन्हें समझ में आ गया तो नोट कर रहे साथ साथ, ओके। इक्विलिब्रियम equilibrium of system of charges। फर्स्ट, सिस्टम ऑफ चार्ज में हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट चार्जेस हैं। सिस्टम ऑफ चार्ज मीन्स कुछ पॉइंट चार्जेस हैं, ओके। A point charge in system is in equilibrium if net force क्या है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना। इफ नेट फोर्स ऑन इट इज 0, राइट। कोई भी एक चार्ज पूरे सिस्टम में इक्विलिब्रियम में बोलेंगे अगर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाती है, ओके। सेकेंड, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस is in equilibrium if जो थे वो तो बताएंगे। if सबके ऊपर फोर्स 0, है ना। A system of charges is in equilibrium if net force on all is 0, यानी हर एक के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, राइट। If a charge in equilibrium अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है और उसको हिलाने के बाद वो अपनी जगह वापस आता है तो कैसे, कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं? स्टेबल। ठीक है, हमने चार्ज को उसकी जगह से हिलाया और वो वापस आ गया। अभी मैं दिखाऊंगा करके, डोंट वरी, ओके। ठीक है, इन्होंने देख रखा है तो कोई बात नहीं। इफ ए चार्ज इन इक्विलिब्रियम ऑन डिस्प्लेसिंग स्लाइटली tend to return then it is in stable equilibrium otherwise कौन सा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
राइट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत आएंगे। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं लास्ट क्लास में भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ, सुना होगा इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था, सुना होगा। ओके, पेपर कोई टफ नहीं होता, इट्स बेसिकली वी डू नॉट नो द थिंग्स प्रॉपरली। ओके, हमको चीज़ें प्रॉपरली मालूम नहीं है, राइट। अब होता क्या है, हम बता देते हैं इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मीन्स सिंपल सी चीज़ है, फोर्स जीरो है, हमने फोर्स जीरो कैलकुलेट कर ली, लेकिन इक्विलिब्रियम के फर्दर दो पार्ट है, दैट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल। अब वहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच इज द राइट पोजिशन फॉर द चार्ज टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन क्वेश्चन इज गॉन। क्यों? वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबल एंड अनस्टेबल, राइट। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा डीप रहता है, थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होती है, बट ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और मैं उसी को फोकस करके चलता हूँ कि क्या होना है आफ्टर 1 ईयर। मेरे दिमाग में वो होता है, मेरे दिमाग में ये नहीं होता कल क्या होना है, मेरे दिमाग में हमेशा होता है एक साल बाद क्या होना है तुम्हारे साथ, ठीक है। नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। पेपर इस बार मुश्किल नहीं था, हर साल मुश्किल होता जा रहा है, एवरी ईयर इट्स गेटिंग टफर देन प्रीवियस ईयर। पिछले साल का यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी, पिछले साल के फिजिक्स पेपर का उठा के देखो, देन दे विल से इट इज़ टफर देन द प्रीवियस ईयर्स। उससे पहले साल का देखोगे तो टफर देन द प्रीवियस ईयर, एवरी ईयर इट इज़ गेटिंग टफर, ठीक है, हर साल। ओके, तो इसलिए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो, कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये समझ में आ गया, यही किया था ना हमने लास्ट क्लास में, राइट। अभी जो नहीं थे उनको मैं समझा देता हूँ। देखो ये दो चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, ओके। ये दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस, दैट इज चार्ज 1 एंड दिस इज चार्ज 2। ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस है, तो सेकंड वाला फर्स्ट को अपनी तरफ पुल करेगा, दैट इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन सेकंड? लेफ्ट साइड, दैट इज फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। ये फोर्स है, ये तो इन दोनों के आपस में फोर्स है, और क्योंकि दो ही चार्ज हैं तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती, ओके, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती। अब मैं यहां पर एक प्लस चार्ज रखता हूं, इसी लाइन में आगे एक और प्लस चार्ज रख देता हूं, थर्ड। अब इसके ऊपर ये दोनों फोर्स लगाएंगे, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। फर्स्ट वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? टुवर्ड्स राइट, रिपल्सिव होगा। तो फोर्स ऑन दिस दैट इज फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1। मेरा लिखने का तरीका ये है, पहले वो नंबर जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, बाद में वो जो लगा रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा? अपनी तरफ। तो सेकंड वाला इस पे फोर्स अपनी तरफ लगाएगा, दैट इज F3 2। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है ना। दोनों अपोजिट है तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है, ट्विसा हो सकते हैं ना, वंशिका। तो दिस कैन बी इन इक्विलिब्रियम, है या नहीं वो तो हमें एग्जैक्ट, ये भी 40 होगा या 40 होगा तो होगा, है ना, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, बट यहां से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। अब फर्स्ट वाले पे थर्ड वाला लगाएगा किधर? लेफ्ट। क्यों? रिपल्सिव है, फोर्स ऑन 1/3, सो दिस कैन बी इन इक्विलिब्रियम, यस, दिस कैन ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम। सेकेंड वाले के ऊपर किस साइड? राइट। सेकेंड वाले के ऊपर थर्ड वाला राइट साइड लगाएगा, सो F2 3, दिस कैन ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, तो व्हाट वी कैन से इज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होने का मतलब तीनों के ऊपर फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, राइट। अब एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं, ये एक पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव और ये एक पॉजिटिव, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब आप फर्स्ट पे फोर्सेस मार्क कराओ, फर्स्ट पे सेकंड वाला किधर लगाएगा?
फर्स्ट पे सेकेंड वाला लेफ्ट और थर्ड वाला लेफ्ट, थर्ड पे फर्स्ट वाला राइट, एंड थर्ड के ऊपर सेकेंड वाला लेफ्ट, सेकेंड के ऊपर फर्स्ट राइट, एंड सेकेंड के ऊपर थर्ड राइट। ठीक है, अब इसमें बताओ कौन कौन इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? सिर्फ थर्ड। सो दिस इज व्हाट वन चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम में एक चार्ज इक्विलिब्रियम में। तो जब हम बोलते हैं वन इज इन इक्विलिब्रियम तो ये होता है, और जब हम बोलते हैं ठीक है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो तीनों जीरो में होती है। ठीक है, तीनों में होता है। दैट्स वन पार्ट। अब एक बात कर रहे थे हम स्टेबल एंड अनस्टेबल की, राइट? ये ओरिजिनल पोजीशन है, मैंने इसको थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया इधर। ठीक है, हल्का सा इधर से डिस्प्लेस कर दिया, तो 1 से 2 का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो 1 और 2 के बीच की फोर्स कम हो गई। एग्रीड? 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो 1 और 2 के बीच में फोर्स कम हो गई। ठीक है, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो 2 और 3 के बीच की फोर्स बढ़ गई। सो F23 बिकम ग्रेटर देन F21। नहीं, 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, बढ़ गया, तो फोर्स कम हो गई, और 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स बढ़ गई। तो ये सेकेंड और थर्ड वाली फोर्स सेकेंड एंड 1 से ज्यादा है, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? टुवर्ड्स राइट। यानी ये अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश तो नहीं कर रहे। सो व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज इट? अनस्टेबल। ठीक है, तो ये हमने जैसे इधर मूव कराया, ये फोर्स इससे ज्यादा हो गई, तो ये फोर्स इसको और आगे आगे ले जाएगी, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें कि अनस्टेबल किसको बोलते हैं, जिसे हम पेंसिल को ऐसे खड़ा कर देते हैं ना, पेंसिल को इस तरह से खड़ा कर लेते हैं तो खड़ी तो हो जाती है, हल्का सा हिलाओ तो क्या होती है? गिर जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल, राइट? ये अनस्टेबल हो गया। एक पेंडुलम है, ऐसे हैंग कर रहा है, ऐसे है, इसको हल्का सा हिलाओ तो क्या होगा? वापस आ जाएगा। दैट्स व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखने के लिए, स्टेबल कब? जब वो वापस आए, और अनस्टेबल जब वो आगे चलता चला जाए। अब इसके ऊपर देखो, सोचो ये दोनों तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। ठीक है, अब हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन? 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो कौन सी फोर्स कम हो गई? 1 और 3 वाली। 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो कौन सी फोर्स ज्यादा हो गई? 3 और 2 वाली। सो F32 बिकम ग्रेटर देन F31। तो ये किस साइड जाएगा? लेफ्ट साइड। सो व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विल इट बी? स्टेबल। ठीक है, तो हमने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये वाली फोर्स इंक्रीज हो गई और ये वाली डिक्रीज हो गई। ये वाली इंक्रीज फोर्स इसको नेट फोर्स इस साइड हो गई, ये ज्यादा है ये कम है, तो नेट फोर्स इधर हो गई, तो ये क्या होगा? इधर वापस आएगा। देन इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? एंड इसको मैं कंक्लूड करके वो उसी में 2 पॉइंट्स के नीचे लिख देता हूँ। कहाँ पे है? एक मिनट, कहाँ लिख रहे थे हम? ये रहा। Unlike charge between two like charges, unlike charge between two like charges, फर्स्ट केस में वही था ना, दोनों साइड पॉजिटिव और बीच में नेगेटिव, तो अनलाइक बिटवीन टू लाइक।
दोनों साइड नेगेटिव होता, बीच में पॉजिटिव होता तो भी यही होता. अनलाइक चार्ज बिटवीन टू लाइट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. Right? Like charge between similar charges is in stable equilibrium. क्योंकि बाद वाले में तीनों आइडेंटिकल थे, है ना. ठीक है, इतना समझ में आ गया. हाँ, और या तो तीनों नेगेटिव या तीनों पॉजिटिव. ठीक है, और पहले वाले में दोनों साइड आइडेंटिकल और उनके बीच में नॉन आइडेंटिकल, है ना. राइट. पहला केस दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव बीच में पॉजिटिव. दूसरा केस बीच में पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव और बीच में पॉजिटिव, या तीनों नेगेटिव. ठीक है, होप सो समझ में आ गया सबको. ये ड्रॉ करने हैं तो कर लो.